नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। जैसा कि बच्चों हमारा टेस्ट नंबर 1 हो चुका है, इसकी मॉडल आंसर की भी आपके पास रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप पर मिल चुकी है आपको। और मैंने आपको बोला था नो डाउट हम मॉडल आंसर की भी आपको प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस टेस्ट का डिस्कशन भी आएगा। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इस टेस्ट का पूरा, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने मॉडल आंसर की दी है और आपने अगर कुछ दूसरे आंसर लिखे तो वो गलत नहीं है, ये मैं बताऊंगी कि उस आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि मॉडल आंसर की बस एक प्रारूप है बच्चों। आप उसी चीज को अलग अपनी भाषा में या शब्दों में भी लिख सकते हैं, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ये बातें भी हम यहाँ पर डिस्कशन में लाएंगे। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आप रुचि धर्मन पाठशाला के ऐप को डाउनलोड करते हैं, उस पे आप टेस्ट सीरीज लेते हैं जो कि बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में है, आपको वहां पर दिख जाएगी। तो उस टेस्ट सीरीज का सबसे पहले आपको एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड होगा। दूसरे नंबर का जो टेस्ट पेपर है आपका, उस दूसरे नंबर के टेस्ट पेपर के पहले ही आपको जो इसके पहले हुआ टेस्ट है उसकी मॉडल आंसर की ऐप पे ही प्रोवाइड हो जाएगी, प्लस इसके साथ साथ उसका जो डिस्कशन है वो भी पूरा ऐप पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। प्लस उस टेस्ट के लिए मैं लाइव आऊंगी, जैसा कि आज सुबह हम लाइव आए थे और बहुत अच्छा लगा पहली बार आप लोगों से बात करके, आपके डाउट को क्लियर करके। और इसके अलावा हर सैटरडे तो हम एक जनरल लाइव सेशन लेंगे ही, हर टॉपिक के बाद में आपका लाइव सेशन रहेगा, ताकि आप जितना ज्यादा से ज्यादा उसको ऑफलाइन जैसे एंजॉय कर सकें उस पूरे प्रोग्राम को, मैं ये करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बोली थी, जो भी बच्चे इंदौर में हैं मुझे कांटेक्ट करें, मैं बता दूंगी कि ऑफलाइन आपको कहां पर आकर पर्सनल अपनी कॉपी चेक करवानी है। कोई भी इश्यू आते हैं आप मुझे वो बता सकते हैं। दूसरी बात, भोपाल या बहुत सारे जिलों में जब कभी भी मेरा आना होगा, मैं आपको टाइम के साथ में वो डेट वहां पर ऐप में मेंशन कर दूंगी। आप जहां पे भी रहते हैं आपको उतना तो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उस जिले तक आकर आप उसको चेक करा सकते हैं, जिसमें मैंने अभी जो 2 नाम है, भोपाल, ठीक है, और इसके अलावा जबलपुर, ये 2 जिलों में भी मेरे लेक्चर्स रहते हैं, यहां पर मेरा आना रहता है। तो आप वहां पर भी मुझसे पर्सनल जो है भोपाल और जबलपुर में कॉपी चेक करा सकते हैं। उसके बाद जैसा हमारा क्राउड रहेगा, जहां के भी बच्चे रहेंगे, अगर 5 से 10 बच्चे भी अगर हमारे उस पर्टिकुलर जिले के आसपास के हो जाते हैं तो मैं वहां पर भी कहीं पर आकर आपकी कॉपी या कुछ इंस्टीट्यूट में आकर हम उसकी कॉपी को भी ऑफलाइन चेक कर लेंगे, जैसा कि मैंने कहा। अभी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, और ज्यादातर जो है वो इंदौर में आप यहां पर आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। और जैसा कि अभी जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो ज्यादातर इंदौर के आसपास के ही और इंदौर में है जिन्होंने अपना ऐप लिया है। तो आप जब भी टाइम मिल रहा है आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम भी कर सकते हैं अपनी कॉपी को पीडीएफ फॉर्म में, लेकिन ताकि उसमें रेड पेन से निशान लगाने की पॉसिबिलिटी हो, और इसके अलावा ऑफलाइन भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले। और आप लोगों के टेस्ट बहुत अच्छे हैं, कुछ सुधार की जरूरत है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को, लेकिन यकीन मानो बच्चों, अगर आपने अभी से ये चीज करी है, आप मेंस जो आने वाला देंगे अक्टूबर नवंबर में, एक तो आपका मेंस है, ठीक है, एक, और दूसरा आपका अक्टूबर नवंबर में जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद कुछ आने वाले भी बच्चे हैं। तो हमारे पास तो पूरा 1 साल का मार्जिन है बेटा। इस 1 साल में जो आने वाला मेंस देने वाले हैं, उन बच्चों को मैं राइटिंग सुधार के लिए भी ऐप में एवरी सैटरडे या जब भी हमारा लाइव सेशन बनेगा हम लेंगे। बात समझ में आ रही है? लाइव में जब भी आऊंगी आपको एक मैसेज कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग का डिस्कशन। हम पहला क्वेश्चन था हमारा, पल्लवन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। अब देखिए, हम यहाँ यूजुअली क्या होता है, जब कभी भी डेफिनेशन आती है, जैसे कि मेरे पास में बच्चे की कॉपी है ना, जब कभी भी हमारे पास में डेफिनेशन आती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी परिभाषा लिख देते हैं। लेकिन हिंदी में हमेशा आप याद रखिएगा, हिंदी हो गया, समाजशास्त्र हो गया, या कोई भी जहां कहीं भी परिभाषा आती है, आप उन परिभाषाओं में 3 में से 3 नंबर ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 3 में से 3 नंबर परिभाषाओं में भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 फैक्ट लिखने पर ही 3 में से 3 नंबर मिलेंगे, लेकिन कब, जब वो परिभाषा किसी हिंदी विद्वान के अनुसार होगी। आपने आंसर लिखा, बहुत सही लिखा,
बात समझ में आ रही है? जिन बच्चों ने आंसर लिखा, लेकिन एक सिंगल की भी कॉपी मुझे ऐसी नहीं लगी कि आपने पल्लवन की डेफिनेशन पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखी हो, या पल्लवन की डेफिनेशन आपने वासुदेव नंदन के अनुसार लिखी हो, या हरदेव बहारी के अनुसार लिखी हो। तो जब कभी भी कोई भी परिभाषा आएगी, हम उसकी डेफिनेशन जो है किसी के अनुसार लिखेंगे। तो हमने अपने मॉडल आंसर में यही बोला था, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार। बात समझ में आई? अब दो चीज है। अब यहां पर देखो, मैंने पहले पॉइंट में या फिर यहां पर डायरेक्ट लिखा कि डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार। कृपया करके जब कभी भी किसी के अनुसार परिभाषाएं लिखी जाती हैं तो मैंने हमेशा बताया है, परिभाषा हमेशा दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखी जाएंगी, याद रखें, ठीक है। और उसके बाद आपने वो डेफिनेशन जो थी यहां पर, उस डेफिनेशन को लिख दिया, जैसे कि किसी सुगठित या गुम्फित वाक्य को, बड़ी छोटी सी परिभाषा, किसी सुगठित या, अंडरलाइन करें किस पर, सुगठित पर और गुम्फित पर, किसी सुगठित या गुम्फित वाक्य को भावपूर्वक विस्तारित करना, भावपूर्वक विस्तारित करना। अब देखिए, अब आप क्या करते हो, उसके बाद आप लिखते हो कि उसे पल्लवन कहा जाता है। अब आप उसके बाद डेफिनेशन लिखोगे कि पल्लवन का अर्थ होता है फलना फूलना पनपना, अर्थात जब किसी दिए गए उक्ति, सूत्र, वाक्य या फिर काय को, लोकोक्ति को, मुहावरों को, श्लोक को जब विस्तारित करके लिखा जाता है तो उसे भाव पल्लवन कहते हैं। बेटा इतना स्पेस है क्या लिखने के लिए? आपने दो जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन कर लिया और एक है इसका भावपूर्वक विस्तार करके लिखना। इसमें ये तीन बातें आने जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी अंडरलाइन करो। फिर यूजुअली बच्चा क्या करता है, अंडरलाइन करने बोलते तो सारे वाक्य में अंडरलाइन कर देता है ना, फिर सारे वाक्य में अंडरलाइन कर दिया तो फिर उसका अंडरलाइन का महत्व ही क्या रहा। अंडरलाइन क्यों करते हैं हम? ताकि जब कभी भी हमारे एक पेज में जो भी महत्वपूर्ण बात है उसको आप रेखांकित कर देते हैं तो चेक करने वाले का दिमाग और कलम तुरंत उस पर्टिकुलर अंडरलाइन किए गए शब्द पर चले जाती है। और आपने पूरी कॉपी में अंडरलाइन यदि कर दिया है तो फिर भ्रमित हो गया वो। बात समझ में आई? तो अंडरलाइन जहां पर अति महत्वपूर्ण चीजों की ओर आप ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं वहीं करेंगे। रेखांकन चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाता है। विराम चिन्ह में हमने पढ़ा भी है। अब देखिए मेरे पास स्पेस है। हिंदी में आपको 3 मार्कर के लिए 4 लाइन मिलती हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। लगातार 5 पन्नों में आपको 3 मार्कर करनी होती है, पहली बात। तो कंटिन्यूअसली अगर आप देखो, जैसे हॉस्टल में आपको डेली में काय की, सोयाबीन की बड़ी और आलू की सब्जी खिलाऊं जो ऑलरेडी लोगों को पसंद नहीं होती, और डेली एक ही प्रकार की सब्जी खिलाऊं, आप बोर हो जाओगे। सेम वैसे ही सबसे ज्यादा 3 मार्कर इसमें आ रहे हैं। पूरे 5 पेज आपको लिखना है तो आप अपने आंसर में डाइवर्सिटी रखें। यहां डाइवर्सिटी का तात्पर्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप फूल पत्ती फुलवारी बनाए। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूं, ये है, ठीक है, तो यहां से इतनी लाइन छोड़ देते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। नहीं, इतना स्पेस क्यों छोड़ना? ये गया 2019 का जमाना जब इस पे नंबर मिलते थे। और ये कब करना है आपको? जब लग रहा है पूरी कॉपी में एक जैसे जा रहा है, पैरावाइज जा रहा है और कहीं पर 4 प्रकार पूछ लिए और सिर्फ छोटे छोटे से नाम है, तब कर सकते हो आप कि ऐसा बना दिया एक पेज में 1 या 2, ताकि आपकी रोज सोयाबीन की बड़ी की सब्जी की जगह क्या हो जाए, कुछ सब्जियों में चेंजेस आ जाए तो खाना अच्छा लगे। सेम वैसे ही प्रश्नों के उत्तर लेखन शैली में चेंजेस आ जाए तो उसको आपकी कॉपी रोचक लगे, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगना चाहिए। बात समझ में? लेकिन अट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसमें फैक्ट गायब हो, जो बात बोली उस बात के अलावा और कोई बात हो। बात समझ में? और 3 में से 3 नंबर कैसे लिए जाते हैं, अब ये पूरी आंसर राइटिंग में यही बात होगी, क्योंकि बेटा 75 नंबर है। याद रखना, मैंने आरटीआई से मेरी कॉपी खुद देखी है, मैं कहीं बिलीव नहीं कर रही, कोई भी चीज नहीं बोल रही, आपको लगेगा बच्चों ये चीज, लेकिन मैंने खुद देखा है कि 3 मार्कर में 3 आउट ऑफ 3 लिए जा सकते हैं। लाइव मैं खड़ी हूं, मैंने अपनी एमपीपीएससी मेंस की खुद कॉपी देखी है आरटीआई लगाकर,
ठीक है, पहले की। और अभी फिर रिजल्ट्स है ये आए हैं, हम फिर बच्चों से आरटीआई लगवाकर ये कॉपी देखेंगे, चेक करेंगे, मैं भी देखूंगी, चेक करूंगी। बात समझ में आई? तो पहले जब हम आरटीआई की कॉपी देखते हैं तो उसमें 3 मार्कर में 3 आउट ऑफ 3 मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं अब देखो। यहां पर आपने अपने मन के विचार नहीं लिखे तो वो नंबर भी नहीं काटेगा, बशर्ते आप अशुद्धियां मत लिखना बेटा, क्योंकि हिंदी में अशुद्धि और राइटिंग के नंबर है ना। बाकी जीएस के पोर्शन का हिंदी मीडियम वालों को मेरे को नहीं पता, हिंदी में अशुद्धि, राइटिंग, सिरोरेखा सबके नंबर है, क्योंकि ये भाषा के ज्ञान का परीक्षण है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आपने इतना लिख दिया, अभी आपके पास स्पेस है, उनकी बात खत्म हो गई, आपने पुछल्ले छोड़ना है। बात समझ में आई? ये पुछल्ले आपको नहीं लिखना है, तो इससे आपका स्पेस बन जाएगा। पुछल्ले इन द सेंस, उसे पल्लवन कहते हैं, गायब कर दिया हमने, उसकी जगह हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया, मतलब इनकी डेफिनेशन पूर्णतः 100% अब क्या हो गई, सही हो गई। अब मेरे पास एक पॉइंट बचा हुआ है, तो मैं बोलूंगी कि पल्लवन में इसका प्रयोग करें। पल्लवन में अन्य पुरुष व अन्य पुरुष व व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अभी भी आपके पास एक लाइन बची है, ठीक है, 4 लाइन मिलती है। जी हाँ, एमपीपीएससी मेंस में बाकी सब्जेक्ट में 3-3 मिलती है, लेकिन हिंदी में 4 लाइन मिलती है। अगर आपने नहीं देखा है कि एमपीपीएससी मेंस की कॉपी कैसी आती है, तो रुचिधर्मन पाठशाला के ऐप पर मैंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मॉडल आंसर पेपर, उसकी मॉडल आंसर की कॉपी, ये सारी चीजें वहां डाउन रखी हुई हैं। आप उसको देखें और उसके बाद उससे एनालाइज लगाएं और उसी को प्रिंट निकालकर आपको आंसर क्या करना है, लिखना है। बात समझ में? या उसी तरीके की कॉपी में उतने स्पेस में आपको आंसर लिखना है, या एटलीस्ट देख तो लो बेटा कि 3 मार्कर में 4 लाइन मिलती हैं, अलंकार के लिए 3 लाइन मिलती है, पल्लवन करने के लिए 2 पेज, आगे पीछे का 1 पन्ना मिलता है। बात समझ में? ये पेज मिलता है। बात समझ में आ रही है? संक्षेपण के लिए कितना स्पेस मिलता है, ताकि आप अभी से प्रैक्टिस करें, है ना। एक दिन में प्रैक्टिस नहीं होगी, आपके विचार इधर उधर भागेंगे, उनको गुमफित करने के लिए, उनको अच्छे से लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बात समझ में आ रही है? और इंग्लिश मीडियम के हैं तो करना ही होगा, इसके अलावा कोई तोड़ नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, तो ये एक पैटर्न समझ में आया आपको। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में लिखा था, रूपक अलंकार के प्रकारों को लिखिए। अब आपने हमेशा रूपक अलंकार के जो प्रकार पढ़े हैं, अब मैंने, हाँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं तो आपने मैंने आपको रूपक अलंकार के पूरे जितने 6 प्रकार के अलंकार हैं, 6 प्रकार के अलंकार पढ़ाए हैं और सबके 10-10, 12-12 एग्जाम्पल बताए हैं। और ऐप में भी आपका सेम वैसे ही जो ऑफलाइन क्लास है वैसे ही चलेगा। रुचिधर्मन पाठशाला के ऐप में जितनी भी बातें अगर मैंने बोली है, वहां पर अगर आपने पेपर नंबर 5 भी लिया है तो पेपर नंबर 5 भी वैसा ही चलेगा जैसा ऑफलाइन चलता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ठीक है। बस आप घर पे बैठ के ऑफलाइन जैसा माहौल क्रिएट कर लीजिएगा, है ना। अदरवाइज ऐसा नहीं कि ठीक है आज देख लिया, आज होमवर्क है, आज कर लिया, बेटा ऐसा नहीं चलेगा, है ना। धीरे धीरे जब मैं लाइव आऊंगी तो आपसे बातें करूंगी, आपकी समस्या भी सुनूंगी, तो वहां पर आप बताइएगा कि मैडम ये दिक्कत गई हिंदी में, मेरी ये मात्रा, छोटाई की मात्रा, बड़ाई की मात्रा, या जो भी आपको दिक्कत है आपको पूछेंगे, ठीक है। अब रूपक अलंकार के प्रकार आपने, या जो बुकलेट्स होती है, पहली बात तो उसमें रूपक अलंकार के प्रकार आप शामिल किए, तो आप लिख दोगे, डायरेक्ट लिखते हो आप, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक, जबकि ये तो दूसरे के प्रकार है। रूपक अलंकार मेनली 2 प्रकार का होता है, तो आप यहीं से इसको बनाएं कि इसके 2 प्रकार कौन से हैं, कौन से प्रकार है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं तो सबसे पहले होता है अभेद रूपक। आप चाहें तो जरूरी नहीं, अब देखो मैंने यहां पर डायग्राम बनाया, अब मेरे को डायग्राम की जरूरत लग रही है, ठीक है। और दूसरा होता है तद्रुप रूपक, तद्रुप रूपक, ठीक है। अच्छा, आपको पल्लवन समझना तो नहीं था, है ना। अभी यहां पर हम केवल आंसर राइटिंग का डिस्कशन कर रहे हैं और मैंने ये बता चुका है ना। एक बार ये और बता देती हूँ, पल्लवन में क्या होता है बेटा, हमको एक पंक्ति दी गई होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक पंक्ति दे दी आपको, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग।
दी गई पंक्ति को आपको क्या करना है, 2 पेज पल्लवित करके रखना है, विस्तारित करके लिखना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 और जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो पल्लवन और संक्षेपण के ही होते हैं। तो जब टेस्ट सीरीज में उसकी बारी आएगी ना तो मैं वहां पर उसको लिखना सिखाऊंगी, है ना। यहां आज पूरा डिस्कशन 3 मार्कर का चलेगा, इसलिए आप ये मत समझना कि मैडम ने इसको बताया नहीं लिखना, अभी ये डेफिनेशन के फॉर्म में बताएं। ठीक है, उसके बाद आप ऐसी छोटी छोटी लाइनों को कैसे 2 पेज लिखेंगे, इसकी एक पूरी कला होती है और कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसी क्वेश्चन पे हम डिस्कशन में लाएंगे, उसी टॉपिक पे कि वो 2 पेज में लिखना क्या है। ठीक है, अभी ये कि यहां पर एक वाक्य दिया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे मैं यहीं पर लिख दूं कि इसका पल्लवन करना है आपको, क्या कि चंदन विष व्यापत नहीं, व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब इस पंक्ति का आपको क्या करना है, पल्लवन करना है। अभी आपको एग्जांपल बता रही हूं, तो आप इस पल्लवन के बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और 1.5 से 2 पन्ना लिखेंगे। उदाहरण के लिए, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का शब्द, पहले आपको उसका अर्थ समझना पड़ेगा, फिर बोलेगा भाव पल्लवन करो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता की प्राप्ति ना हो जाए, इस वाक्य का पल्लवन करो। तो इसके बारे में आपको लिखना होता है, कैसे लिखना होता है इसी क्वेश्चन में डिस्कशन में लाएंगे। ठीक है, चलिए अगला हम कहां पर थे, रूपक अलंकार के भेद लिखिए। रूपक अलंकार के भेद में पहली बात तो पता नहीं है, मैंने आपको पूरा रूपक अलंकार बताया है। रूपक अलंकार यह होता है कि जब कभी भी आप उपमेय में उपमान का आरोप बिना किसी संभावना के करते हैं, मतलब आप नई एजम्पशन करते, नहीं मानते कि क्या उपमेय है क्या उपमान है, डायरेक्ट आप बोलते हो कि उपमेय ही क्या है उपमान है। बात समझ में आ रही है। जैसे उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, हमने बोला मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो आप उसके समान मान लेते हो, उसकी उपमा देते हो किसी चीज की। बात समझ में आ रही है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें उत्प्रेक्षा अलंकार में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हम क्या करते हैं, मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, मुख मानो चंद्रमा के समान है। उपमा में मैंने क्या कहा, मुख चंद्रमा सा सुंदर है या चंद्रमा सा है, तो सा आया बीच में और वो उपमा अलंकार की पहचान हो गई। बात समझ में। उत्प्रेक्षा में हम क्या करते हैं, जैसे आप मानते हैं ना कि माना कि पिता की आयु x वर्ष है मैथ्स में, वैसे ही हिंदी का यहां पर माना आपने कि माना चंद्रमा या मुख चंद्रमा के समान है, आप मान रहे हो, है नहीं। ठीक है, तो उसमें शब्द आ रहा है मानो, मनु, जानो, जनु, तो कौन सा बन गया बेटा, वो उत्प्रेक्षा। अब यहां पर मानो, मनु, जानो, जनो भी नहीं आ रहा, सा भी नहीं आ रहा, सरिस भी नहीं आ रहा। ठीक है, बल्कि आप क्या बोल रहे हो कि उपमेय ही उपमान है, कोई उसमें डाउट नहीं है। ना तो आप मान रहे हो और ना ही आप उपमा दे रहे हो, बल्कि उपमेय ही क्या बन गया है, उपमान। उसे कहा जाता है रूपक अलंकार। जैसे पहले में आपने बोला मुख चंद्रमा के समान है, दूसरे में बोला आपने मुख मानो चंद्रमा के समान है, और तीसरे में बोलोगे मुख चंद्रमा है, और वो कहलाएगा रूपक अलंकार। मुख चंद्रमा है, ये रूपक अलंकार। और ये तीनों अलंकार में अंतर भी आते हैं और ये तीनों ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, लेकिन इनके प्रकार भी पूछे जाते हैं, तो हमने हर अलंकार के एक एक प्रकार पढ़ा है और एक प्रकार का 10-10 एग्जाम्पल देखे। इतनी मेहनत कर लिए बेटा तो आप पहचान ही लेंगे। बात समझ में आई, आप पहचान ही लेंगे। मैं 100% गारंटी दे रही हूं आपसे अलंकार बन जाएगा, आप उतनी प्रैक्टिस करोगे तो। मतलब एक अलंकार के 25 से 30 उदाहरण, और भगवान ने चाहा तो उसी में से फंसेंगे। ठीक है, और नहीं भी फंसे, अगर कोई नया एग्जाम्पल भी आ रहा है तो आप पहचानने के कैपेबल होंगे। गॉट इट। तो अब हमने 2 प्रकार पढ़े थे। आप यूजुअली अभेद, मतलब जिसमें आप बिना भेद के क्या करते हो, संभावना प्रदर्शित करते हो। बिना भेद के अभेद, संभावना तो प्रदर्शित होगी लेकिन बिना भेद के, कोई डाउट नहीं। और तद्रूप में भेद के या थोड़ा सा भेद होता है, उसे कहा जाता है तद्रूप रूपक अलंकार। अभेद मतलब इसको 3 प्रकार से आप प्रदर्शित करते हो। पहला होता है सांग रूपक। क्या होता है, सांग रूपक। दूसरा होता है निरंग रूपक, और तीसरा होता है
पारंपरिक रूपक। अब आप चाहो तो इस चीज को एक के बाद एक भी लिख सकते हो। एक पैटर्न तो ऐसा हो गया और ये कुछ नहीं होता। आप चाहो तो यहां पर इसका छोटा सा एग्जाम्पल लिख दो, लेकिन जरूरी नहीं है। उसने प्रकार पूछा है, आप प्रकारों पे बात करो। अगर फिर आप एग्जाम्पल लिखने गए तो आप फिर सबके एग्जाम्पल लिखो। बात समझ में आ रही? और आपको बिल्कुल मन नहीं मान रहा कि एग्जाम्पल लिखना ही है, तो फिर ये पैटर्न मत अपनाओ। चलो चलें दूसरे पैटर्न पे। और यहां तो मैं आपको अलग अलग पैटर्न लिखना सिखा रही हूं बेटा। बात समझ में? वहां पर आपको लिखने से पहले सोचना है, क्योंकि अब मैं यहां पर इरेज कर सकती हूं, मैं यहां पर मिटा सकती हूं, आप वहां पर मिटाएंगे नहीं। बात समझ में आ रही है? आपको वहां मिटाने का चांस नहीं मिलेगा। अगर बेटा आपने एक थोड़ा सा भी कट लगा दिया ना, तो उसके बाद लिखने के लिए आपके पास दूसरा पेज भी नहीं मिलेगा। केवल इतना ही स्पेस है। या तो इसको काटा पिटी करके खराब करो, या तो अच्छा आंसर लिख के नंबर पाओ और सिलेक्शन पाओ। बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है, लिखने से पहले 1 सेकेंड सोचना है। हिंदी में बहुत टाइम है, सोचो। और बहुत इजीली नंबर गेन किए जा सकते हैं, कम मेहनत में, स्मार्ट वर्क करके। ठीक है, तो लिखने से पहले 1 मिनट सोचो कि किस पैटर्न में मैं ज्यादा लिख सकता हूं। और ये कैसे आएगा? बिना सोचे भी, प्रैक्टिस से, आंसर राइटिंग से। ठीक है, तो आपने बोल दिया पहला प्रकार। कितने प्रकार बोले? कि 2 प्रकार हैं, 2। और उसके बाद आप नहीं भी बोले तो डायरेक्ट लिख दो। चलो और इजी करो। पहला लिखा आपने कौन सा? तद्रुप लिख दो, क्योंकि तद्रुप का प्रकार नहीं है, सॉरी, तद्रुप का प्रकार नहीं है, तो इसको स्पेस में लिखकर खाली छोड़ दो। तद्रुप रूपक। देखना, बहुत ध्यान से देखना ना क्या कर रहे हैं हम। और दूसरा लिख दिया आपने यहां पर क्या? अभेद रूपक। अभेद रूपक, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, यहां आपने बोल दिया थोड़ी संभावना या भेद होते हुए आप करेंगे क्या? संभावना प्रदर्शित करेंगे। अभेद को चाहो तो यहां पर लिख दो। ठीक है, उपमेय में उपमान के भेद के द्वारा, सॉरी, ठीक है, उपमेय उपमान में भेद, ऐसे करके लिख दिया। लिखना है तो बात समझ में? जैसे कि हमने आंसर शीट में मॉडल आपको मैंने दी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली बता रही हूं। और उसमें और भी ज्यादा अगर आपको लिखना है तो वो लिख सकते हो। अब उसके बाद इसके कितने प्रकार हैं बेटा? 3। पहला कौन सा? सांग रूपक। दूसरा निरंग रूपक। और तीसरा पारंपरिक रूपक। पारंपरिक रूपक। अभी देखो, इसका स्पेस खाली है, चिपकाओ एक एग्जाम्पल, चिपकाओ एक एग्जाम्पल, चिपकाओ एक एग्जाम्पल। नया पैटर्न। इसीलिए मैं कहती हूं आंसर राइटिंग का देयर इज नो फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं होता। ठीक है, बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि हमने ऐसा लिखा था, और जो बच्चा सेलेक्ट नहीं होता उसी को क्या करता है? अंधाधुंध फॉलो करता है। दिमाग लगाओ बेटा कि किसमें आप ज्यादा कंटेंट लिख सकते हो। आपका खुद का एक प्रेजेंटेशन बनाओ, अपनी कमियों को जानो, अपनी कमी छुपाना भी जानो। हो सकता है अगर आपको ये नहीं पता कि तद्रुप रूपक और अभेद रूपक होता है। कई बच्चों की कॉपी मैंने देखी, उनने डायरेक्ट लिखा है सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। कोई बात नहीं, आप उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करो कि वो इस बारे में भूल जाए। बात समझ में? 2 अलग अलग पैटर्न हमने देखे आंसर राइटिंग के। किसी एक बच्चे ने ऐसे करके बनाया। चलो अगला पैटर्न इसी में देखते हैं, कैसे करके बनाया? डायग्राम में, डायग्राम के फॉर्मेट में बनाया। सांग, निरंग, पारंपरिक। इसका एग्जाम्पल यहां लिख दिया, इसका एग्जाम्पल यहां लिख दिया, इसका एग्जाम्पल यहां लिख दिया, और बीच में डेफिनेशन लिख दी। कोई दिक्कत नहीं, स्पेस मैनेजमेंट आपको करना है बस। ऐसा नहीं कि फूल पत्ती फुलवारी बनाने में पूरी कॉपी में फूल पत्ती डायग्राम बना के उस कॉपी को एक जैसा कर दिया। नहीं, डाइवर्सिटी रखो। ठीक है, अब आपने डायग्राम बनाया, इतना स्पेस गया ना, अगर आप इस स्पेस का यूटिलाइजेशन कर रहे हो तो डायग्राम ठीक है, जैसे उसने डेफिनेशन लिखने के लिए करी।
रूपक अलंकार की डेफिनेशन ट्राइंगल के अंदर लिख दी, सांग की एग्जाम्पल लिखकर यहां लिख दिया, निरंग का एग्जाम्पल लिख के यहां लिख दिया, पारंपरिक का यहां। तो इसके पास इतनी इतनी स्पेस बच गई एग्जाम्पल लिखने के लिए। ये 2 लाइन में एक एग्जाम्पल, ये 2 लाइन में एक एग्जाम्पल, और ये वाली 2 लाइन में एक एग्जाम्पल। 3 भागों में अलग अलग बांट के ज्यादा कंटेंट लिख लिया। बात समझ में? डेफिनेशन एग्जाम्पल भी दे दी छोटी छोटी चीजों में। ठीक है, तो यहां पर पूरी क्लास में बेटा इसीलिए मैंने एक नया फॉर्मेट लाया कि ये आंसर राइटिंग प्लस टेस्ट सीरीज होगा। आप पहले टेस्ट दो, लेकिन याद रखना ऑनलाइन वालों, ईमानदारी से टेस्ट देना बेटा, बिना देखे लिखना। उसके बाद जो मॉडल आंसर की मैंने वहां डाली है उससे मिलाना कि कैसे हो सकता है, और उसके बाद उसी के अलग अलग फॉर्मेट मैं बताऊंगी आपकी कॉपी को देखने के बाद में कि आपने ये भी सही किया है। क्योंकि ऐसा होगा कि आप जब इसको देखेंगे ना तो हो सकता है आपके आंसर इससे थोड़े से अलग हो, शब्दावली अलग हो, कोई बात नहीं, मोटिव तो एक है, बस प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, फैक्ट सही जाने चाहिए। गॉट इट? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है बोली से क्या अभिप्राय है। फिर आई डेफिनेशन, फिर आई डेफिनेशन। तो अब इसको अगर आप चाहें यहां पर, हाँ जी 1 मिनट रुकिएगा, अगर आप चाहें इसको, ठीक है, तो वही चीज जब भी डेफिनेशन आती है एक चीज गांठ बांध लो। अगर पहले आपको देखो, पहली बात तो आपको जो भी टीचर मेंटर पढ़ा रहा है बेटा, आंसर राइटिंग सबके लिए है, या अगर नहीं भी पढ़ा रहा, ठीक है, तो परिभाषाएं जब आपके पास जो भी परिभाषाएं उनको ढूंढ के आप किसी हिंदी विद्वान के अनुसार लिखो। परिभाषाओं में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं, और ऐसा हिंदी में हर क्वेश्चन में बड़ी अच्छी ट्रिक है, इसलिए हमने इस बार क्वेश्चन वाइज करा है कि कौन से क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, आपको एक पैटर्न पता है, एक आने वाला है, बात समझ में आई, उतना ही स्पेस है, तो उस क्वेश्चन को उस स्पेस में उस पैटर्न के अनुसार कैसे डील किया जाएगा। इसीलिए इस बार टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग मैंने नहीं करवाई। पिछले बार फ्री मैंने टॉपिक वाइज करवाई थी, इस बार मैंने क्वेश्चन वाइज आंसर राइटिंग विथ क्या करा है, डिस्कशन किया है और टेस्ट सीरीज किया है। इसके पीछे रीजन यही है, देखते हैं अब अपन इसमें कितने सफल होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो अगला आता है बोली से क्या अभिप्राय। इसके लिए भी 3 से 4 लोगों की परिभाषाएं हैं। मैंने जो आपको मॉडल आंसर की में प्रोवाइड करी, वो प्रोवाइड करी किसके अनुसार, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। तो अब इनको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा को, और उसके बाद लिखिए के अनुसार। बात समझ में? क्या लिखा हमने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कि बोली वह, जो डेफिनेशन मैंने बोली, सीमित क्षेत्र और सीमित स्थान में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। अब उसके बाद उनने और भी चीजें आगे लिखी हैं, जैसे अगर आगे लिखी, ठीक है, हमको नहीं है, हमको डेफिनेशन मिल गई, तो आप डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की डेफिनेशन के केवल उतने ही पोर्शन को उठाएं और यहां पर लिखें, पुछल्ले को फिर छोड़ दें, आगे की बात को फिर छोड़ दें। तो देखो कितनी गूढ़ बन गई है परिभाषा। क्या लिखा आपने, डायरेक्ट, आप नहीं बोल रहे हो कि बोली यहां से, डायरेक्ट आप स्टार्ट करो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार कि किसी सीमित क्षेत्र व विशेष जाति समूह, विशेष जाति समूह द्वारा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम, विचार अभिव्यक्ति का माध्यम। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली के बारे में बोली है। क्यों? क्योंकि ये बोली के बारे में रिसर्च करने वाले थे, इन्होंने उपभाषाओं का विभाजन दिया है, मतलब ये भाषाविद हैं एक प्रकार के, जिन्होंने भाषा से संबंधित अध्ययन किया है। ठीक है, इन्होंने इन 18 बोलियों को 5 उपभाषाओं में बांटा है, जैसे कि हमने भाषा वाले पोर्शन में पढ़ा हुआ है या आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपने उनने और भी बातें बोली, लेकिन मेरे काम का क्या था, ये वाला पोर्शन था। लेकिन बोला किसने डेफिनेशन के रूप में, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। तो मैंने इतनी बड़ी परिभाषा को उठाकर छोटा कर दिया और लिख दिया, क्योंकि आगे जो इन्होंने बोला है वो हमारे काम का नहीं है। हमने उसी परिभाषा को, उनके ही शब्दों को थोड़ा सा अपने टाइप से लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल भी लिखना है। अब उदाहरण को आप ये कर सकते हो कि 2 फॉर्मेट में बता दो। एक तो एग्जाम्पल देने का तरीका यह है कि डायरेक्ट बोलियों के नाम लिख दिए,
दूसरा थोड़ा सा और एक लेवल अप। एक तो डायरेक्ट बोलियों के नाम लिख दिए जो अपन ने देखा ही है, देखा ही है, पता ही है। दूसरा ये है कि आप इसको दो फॉर्मेट में कर दो कि भारत के संदर्भ में और यहां पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो यहां पर लिख दीजिए मध्य प्रदेश की बोली, जैसे मालवी, निमाड़ी, बुंदेली या बुंदेलखंडी, दोनों चलेगा। इसके अलावा बघेली, एक या दो, मैं तो बहुत सारी लिख दी यहां पर। आदि लिखो। ब्रह्मास्त्र मेंस का, मेंस के दो ब्रह्मास्त्र पता है कि नहीं पता है? लगभग और आदि। ठीक है, बात करेंगे अभी कहां लिखना है, निबंध में बात करेंगे, पल्लवन में बात करेंगे, संक्षेपण में बात करेंगे, वहां बात करेंगे। ठीक है, और भारत के संदर्भ में जो लिखना है, ब्रज, बांगरू, ठीक है, अवधि। मध्य प्रदेश में भी ब्रज और अवधि का बोलना चाहिए कनेक्शन है। ठीक है, तो ज्यादातर लेकिन वहां पर आदि। खत्म। और अच्छा रिप्रेजेंटेशन। बात समझ में आई बेटा? पक्का? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? ठीक है, लाघव चिन्ह किसे कहा जाता है? अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर जो भी बच्चे इससे ज्यादा अगर वीडियो में डिस्कशन चाहते हैं तो ये रुचिधर्मन पाठशाला के ऐप को ज्वाइन करके, उसे इंस्टॉल करके, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन करके इसके फुल डिस्कशन का लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में, तब तक बने रहे आपके अपने रुचिधर्मन पाठशाला में। नमस्कार।